गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 6, जो कि 16 जुलाई 2021 को आई थी। आज हम वर्कशीट में पढ़ेंगे सर्कल और उससे रिलेटेड टर्म्स को कैसे डिफाइन करते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सर्कल इज़ अ क्लोज्ड कर्व whose all points lie in the same plane and are at the same distance from a fixed point. The fixed point is called center of the circle and the fixed distance is called radius of the circle. तो वो कहता है कि सर्कल एक ऐसा फिगर होता है जिसके अंदर सेंटर के आसपास एक सेम डिस्टेंस की पॉइंट्स को हम मार्क करते हैं तो वो सर्कल बन जाता है। और द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, जो रेडियस होता है, रेडियस होता है कि सर्कल के बाहर से और सर्कल के सेंटर तक कोई भी स्ट्रेट लाइन आप खींच दो, उसको सर्कल का रेडियस कहते हैं। बेसिकली एक सर्कल से चार बेसिक टर्म्स होती हैं। पहली होती है आर्क, इट इज़ बेसिकली कनेक्टेड कर्व ऑफ द सर्कल। आर्क मतलब ये छोटा सा सर्कल का जो हिस्सा, इसे आर्क कहते हैं। कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ फिगर। तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड होती है जो सर्कल के दो एंड्स को, दो साइड्स को आपस में जोड़ती है, उसे हम कहते हैं कॉर्ड। जैसे कि डायमीटर एक कॉर्ड होती है और डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। फिर आता है सेक्टर, इज अ रीजन बाउंड बाय टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल। सेक्टर जो होता है वो होता है दो रेडियस जो सर्कल के होते हैं, वो जो दो रेडियस आपस में जुड़ते हैं उनके बीच का एरिया सेक्टर कहलाता है। और सेगमेंट होता है अ रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क लाइंग बिटवीन द कॉर्ड्स एंड पॉइंट्स। तो सेगमेंट होता है जब हम एक आर्क बनाते हैं और एक कॉर्ड बनाते हैं, तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो हिस्सा होता है उसे सेगमेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Equal chords of circle subtends equal angle at the center. Conversely, the chords are equal if the angles subtended by chords at the center are equal. कहने का मतलब ये है कि अगर एक सर्कल है और सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, और ये जो दो कॉर्ड्स हैं अगर ये इक्वल हैं तो ये जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं वो एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल्स, और इसका और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है कि अगर दोनों एंगल्स इक्वल है तो एंगल्स जो कॉर्ड बनाते हैं वो भी इक्वल होंगे। सेकंड कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी कि अगर मैंने एक कॉर्ड लाइन ये वाली बना दी ए बी, और इस ए बी कॉर्ड लाइन को बनाने के बाद सर्कल के सेंटर से ए बी पे जो लाइन खींचूंगा वो लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, मतलब यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तीसरा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यानी कि अगर ए बी और सी डी ये दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं तो इनका सर्कल से जो डिस्टेंस है वो भी बराबर होगा। अगला है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि जो एंगल सर्कल सबटेंड करता है, जैसे आप देखिए इसके सामने आपके सामने आर्क बना हुआ है, तो वो कहते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल का डबल होता है। मतलब अगर ये वाला एंगल जो है ये 100 है तो ये ऊपर 50 होगा, इसका आधा होगा। फिर लिखते हैं एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जैसे ये सेम सेगमेंट है, इसके जितने भी एंगल बने हुए हैं ये सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। और लास्ट है द सम ऑफ आइदर ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री एंड इट्स कन्वर्स अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द फोर वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन C। कहने का मतलब ये है कि अगर एक सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और उस क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आ गया ट्राई योरसेल्फ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो मैंने आपको जो हमने सॉल्व कर रहे थे तभी बताया था कि किसी भी सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो होता है उसका डायमीटर। सेकेंड है डैश इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड्स जो मैंने आपको बताया था और आर्क, उसके बीच के एरिया को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेगमेंट। Sector of a circle is the region between radii joining the end points of the arc to a circle and chord of the circle.
Fourth, in the given figure BOC is the diameter of the circle, AB is equals to AC। ये डायग्राम जो है ये बिल्कुल इसके सामने बनाया है और कहते हैं ABC क्या होगा। तो मैंने सॉल्व कर रखा है इसको। BOC जो है वो डायमीटर है और AB AC के इक्वल है, हमको दे रखा है। अब अगर AB और AC दोनों इक्वल हैं तो AB के सामने वाला एंगल C और AC के सामने वाला एंगल B ये भी बराबर होंगे। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C हमने पिछली क्लास में किया था। और एंगल A 90 डिग्री का होगा बिकॉज ABC इज फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल। आपको याद दिला दूं, आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी कि जो एंगल सेमी सर्कल में, जो ट्राइंगल सेमी सर्कल में बनता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसका जो एक साइड होती है वो 90 डिग्री की होती है। तो एंगल A हो गया 90 डिग्री। देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A 90 डिग्री का है तो एंगल B प्लस, अब मैंने C की जगह भी एंगल B ही लिख दिया क्योंकि B और C दोनों बराबर हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल B, 2 एंगल B, 180 माइनस 90, तो एंगल B की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यही इकलौता बड़ा क्वेश्चन है आज का, बाकी तो सब छोटे छोटे ही हैं। आगे देखते हैं। फिफ्थ है, इफ कॉर्ड्स AB एंड AC एंड CD ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर AB और CD जो हैं वो इक्वल एंगल सर्कल पे सबटेंड करते हैं, ये देखिए ये इस डायग्राम में अगर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं मतलब ये वाला एंगल इक्वल है, तो जाहिर सी बात है AB और CD भी आपस में बराबर होंगे। देन सिक्स्थ है, AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। और अगर AB और CD जो हैं वो इक्वल कॉर्ड्स हैं विद सेंटर O, तो और AO भी 80 दे रखा है, तो COD कितना होगा। तो बेटा अगर AO भी 80 है तो COD भी 80 होगा। भाई हमने अभी भी थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एंगल बराबर हैं तो कॉर्ड्स बराबर, और कॉर्ड्स बराबर हैं तो एंगल बराबर। चलिए इसी के साथ हमारी आज की साइंस की वर्कशीट तो पूरी हो गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की अगली वर्कशीट में क्या है। तो आज की साइंस की जो वर्कशीट आई है वो आई है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटोप्स के ऊपर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यू मस्ट बी थिंकिंग, इज देयर एनी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो पिछली क्लास की वर्कशीट अब इससे कैसे जुड़ी हुई वो समझते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी एटम इज यूनिक एटॉमिक नंबर, मतलब हर एटम का एटॉमिक नंबर एकदम यूनिक होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऐसे ही नियॉन का 9। तो ये सब जो एटॉमिक नंबर होते हैं, हर एलिमेंट का एक यूनिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल करके, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। एवरी एटम हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सेम होती हैं, इसीलिए एक लाइन कही जाती है एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एग्जाम्पल दे रखा है, सोडियम Na हैज़ एटॉमिक नंबर 11, दिस मीन्स इट हैज़ 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब 11 प्रोटॉन्स और 11 न्यूट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। और भी 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एक मैग्नीशियम का, क्लोरीन का और कार्बन का, ये समझाते हुए कि उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर जो है, अगर जो भी उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। फिर आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होता है, इट इज डिफाइंड एज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या होता है, आप मार्केट से फल लेने के लिए जाते हैं, अगर आप 2 आम उठाएंगे तो वो 2 आम दिखते एक जैसे हैं बट इनका वज़न अलग अलग होता है। ऐसे ही आइसोटोप्स होते हैं जो एक जैसे पदार्थ होते हैं लेकिन उनका वज़न अलग अलग होता है, उनको हम कहते हैं वो आइसोटोप्स हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, डिट्रियम, टिट्रियम। इनके नीचे नंबर देखोगे तो 1 1 ही लिखा है, मतलब नंबर 1 है, लेकिन ऊपर जो मास होता है वो 1 2 3 है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। अब एक बार जब आइसोटोप्स के यूजेस भी देख लेते हैं, तो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड एज फ्यूल। यूरेनियम के आइसोटोप को फ्यूल या ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट के आइसोटोप को कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। आयोडीन का जो आइसोटोप होता है उससे गॉइटर के ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये हमारे आइसोटोप्स हो गए। अब आइसोटोप्स के बाद अब आगे देखते हैं मास नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे हमने पढ़ा था ऐसी एक चीज़ मास नंबर भी होती है। इट इज़ द सम ऑफ टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम।
तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम कर दोगे, ऐड कर दोगे तो वो मास नंबर हो जाता है। इसका सिंबल जो होता है वो होता है ए। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सपोज एन एटम ए हैज़ एटॉमिक नंबर z एंड एटॉमिक मास ए, तो इसे कैसे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर z और ऊपर लिखेंगे एटॉमिक मास ए। याद रखिएगा, नंबर को नीचे लिखते हैं, मास को ऊपर लिखते हैं। जैसे सोडियम का लिख दिया 1123। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है, डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, क्या होगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दूसरा है डैश इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके क्या आता है, मास नंबर। तीसरा है डैश आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसका आंसर है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो होते हैं वो होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन इनका मास नंबर अलग अलग होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन इज 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, टिट्रियम एंड डिट्रियम, ये 3 आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए एंड द मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल z। और लास्ट है एन एटम हैज 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स, मास नंबर विल बी 11 + 12 इज इक्वल्स टू 23, ये इसका मास नंबर हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ आज की हमारी मैथ्स और साइंस की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आपसे फिर मिलेंगे अगली मैथ्स और साइंस की वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।